जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एकदम बहुत बढ़िया से लगे होंगे और अपने टारगेट को हमेशा लेके चल रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था हम सब पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में अपने दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक से स्टार्ट किया था चीज़ों को पढ़ना। हमने राष्ट्रीय प्रतीक में तिरंगे के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है और जो हमारा राज चिन्ह है अशोक का सिंह स्तंभ, हमने ये दो फैक्टों को दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमने देखा था कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ तक के चीज़ों को पढ़ लिया था कि राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे के बारे में क्या बेसिक जानकारी आपको रखनी चाहिए और राज चिन्ह के बारे में क्या बेसिक जानकारी रखनी चाहिए। हमने यहाँ तक की चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। हमने आपसे ये भी बताया था दोस्तों कि ये जो राष्ट्रीय प्रतीक वाली बात है केवल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ही नहीं जरूरी है, एक भारतीय नागरिक होने के लिए भी हमें जानना है जरूरी है कि हमारे राष्ट्रीय गौरव वाली क्या चीज़ें हैं। हमारी जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सम्मान की जो बातें होती है ये हम एक नागरिक के तौर पर भी जाने कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है या इसके लिए क्या क्या बेसिक जानकारी होती है जो हमें समझनी चाहिए, जो हमें पता रहनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सबने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, समझा होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को याद भी कर लिया होगा अपने बुक में, अपने कॉपियों में दोस्तों अपने नोट डाउन भी कर लिया होगा अच्छे से। आज हम दोस्तों यहीं से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमारा राष्ट्रगान है, जैसे हमने राष्ट्रीय प्रतीक में दोस्तों हमने राज चिन्ह के बारे में पढ़ लिया था और आज हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रगान के बारे में हम देखने वाले हैं कि राष्ट्रगान से क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। तो आप जो भी लोग होंगे बहुत ध्यान से वीडियो को आप सब देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स को भी बनाते चलेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं राष्ट्रगान के बारे में, देखते हैं कि राष्ट्रगान से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सब बहुत ध्यान से चीज़ों को देखेंगे और सुनेंगे। तो देखिए राष्ट्रगान की अगर हम बात करें दोस्तों तो राष्ट्रगान आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, जो कहाँ से लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया। दोस्तों ये हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को हम पता होगा कि भारत का राष्ट्रगान या हमारा राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन है। इसको हमने कहाँ से लिया है, गीतांजलि से लिया है। ये सब आप जानते होंगे कि इसके जो रचयिता है वो कौन है दोस्तों, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप सब राष्ट्रगान के बारे में अच्छे से जानते हो, इसके रचयिता के बारे में भी आप सब जानते हैं कि इसके जो रचयिता हैं वह कौन है दोस्तों, वह है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिनको नहीं पता होगा वैसे सबको ये चीज़ें पता होगी कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। लेकिन इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ दो फैक्ट पड़ जाता है कि राष्ट्रगान को अपनाया कब गया था। यह अक्सर लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और या इस तरह के क्वेश्चन भी दे दिया जाता है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो उसमें अक्सर गलतियां हो जाती है। तो देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रगान को अपनाया कब गया था तो आप याद रखेंगे दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था तो आप याद रखेंगे दोस्तों ये जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान जो है, इसको कब अपनाया गया था, 1950 में याद रखेंगे आप। सबसे पहले तो आप ईयर ही याद रखेंगे कब अपनाया गया था, 1950 में यानी 1950 में अपनाया गया था। उसके बाद आप डेट भी याद रखेंगे कि 24 जनवरी को, क्योंकि यह दोनों ही एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैचिंग वाले में दे दिया जाता है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था, राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों हमारा जो राष्ट्रगान है आप सब जानते हो दोनों को, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, नेशनल एंथम बोला जाता है। तो आप याद रखेंगे जो राष्ट्रगान है दोस्तों इसको कब अपनाया गया था, 1950 में 24 जनवरी को अपनाया गया था। अब पूछा जाता है कि इस राष्ट्रगान को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखेंगे दोस्तों, 1911 में दिसंबर में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता दोस्तों उसमें पहली बार इस राष्ट्रगान को यानी नेशनल एंथम को गाया गया था। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर एग्जाम में आ भी जाता है इस तरह के क्वेश्चन कि जो भारत का राष्ट्रगान है, जो नेशनल एंथम है, जो जनगण मन है, उसको कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, यानी फर्स्ट टाइम इसको कहाँ पर गाया गया था, तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है 1911 में होता है। तो आप याद रखेंगे कहाँ पर होता है, कलकत्ता में होता है। कब होता है, 1911 में होता है, यानी 1911 में होता है दोस्तों। तो आप ये फैक्ट अच्छे से याद रखेंगे कि जिसका कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था उस अधिवेशन में दोस्तों पहली बार इसको गाया गया था। और इसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, गीतांजलि से लिया गया। तो आप ये भी फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके गायन की जो अवधि है दोस्तों सबको पता होगा कि 52 सेकंड लगता है, यानी 52 सेकंड इसके लिए निर्धारित है। तो आप ये सब जानते होंगे कि इसके राष्ट्रगान को जो गायन की अवधि है वह क्या है, 52 सेकंड, यानी 52 सेकंड के इसको कंप्लीटली इसका सेकंड ही निर्धारित कर दिया गया कि 52 सेकंड के अंदर इसको खत्म करना है। यानी इसकी जो ड्यूरेशन है यानी जो अवधि है दोस्तों आप सब जानते हैं कि 52 सेकंड है। तो उम्मीद है आपको जनगण मन के बारे में पता चल गया होगा कि मतलब
इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि इसको अपनाया कब गया था, तो आप ये भी याद रखें, ये आप कब याद रखेंगे अपनाया कब गया था और कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों इस जनगण मन से। तो अपनाया गया था 1950 में, 1950 में 24 जनवरी को। इसको पहली बार गाया कहाँ गया था, तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था। कब, 1911 में, यानी 1911 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप ये दोनों फैक्ट अच्छे से याद रखेंगे। बाकी आप सबको गणतंत्र दिवस के बारे में, स्वतंत्रता दिवस के बारे में और गांधी जयंती के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो दोस्तों आप सबको राष्ट्र दिवस के बारे में, गणतंत्र दिवस के बारे में, स्वतंत्रता दिवस के बारे में और गांधी जयंती के बारे में तो सबको ये फैक्ट पता ही होगा कि गणतंत्र दिवस कब होता है दोस्तों, वो 26 जनवरी होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 15 अगस्त कब होता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट आप सबको अच्छे से पता होगा। और गांधी जयंती भी सबको पता होगी कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये जो राष्ट्र दिवस और जो त्यौहार वाला फैक्ट है ये सब आप पहले से ही जानते हैं, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रिपब्लिक डे मनाया कब जाता है, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है। तो आप इसको तो खुद ही समझ लेंगे, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करने वाले दोस्तों राष्ट्रगीत के बारे में, यानी मेरे जो नेशनल सॉन्ग है उससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपने पढ़ा नेशनल एंथम के बारे में, अब आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों राष्ट्रगीत के बारे में, नेशनल सॉन्ग के बारे में कि राष्ट्रगीत से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए राष्ट्रगीत की अगर हम बात करें तो हमारा राष्ट्रगीत क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है, आप सब जानते हैं दोस्तों। हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वह है वंदे मातरम। और वंदे मातरम दोस्तों कहां से लिया गया है, आनंद मठ से। अभी आपने ऊपर पढ़ा जो दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रगान है, जो हमारा नेशनल एंथम है, वह कहां से लिया गया है, वह लिया गया है गीतांजलि से। लेकिन हमारा जो राष्ट्रगीत है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, यह हमने कहां से लिया है दोस्तों, यह हमने लिया है वंदे आनंद मठ से लिया है। तो आप ये दोनों ही बेसिक डिफरेंस तो जरूर याद रखेंगे कि राष्ट्रगान को कहां से लिया गया, यानी नेशनल सॉन्ग को लिया गया है गीतांजलि से। और नेशनल एंथम दोस्तों, राष्ट्रगान का मतलब होता है नेशनल एंथम, और जो हमारा राष्ट्रगीत यानी जो नेशनल सॉन्ग है वह कहां से लिया गया है, आनंद मठ से। राष्ट्रगान की अगर बात की जाए तो आप जनगण मन की बात करेंगे, और राष्ट्रीय गीत की अगर बात की जाए तो आप वंदे मातरम की बात करेंगे। और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है दोस्तों, तो वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी आपने देखा जो हमारा राष्ट्रगान है उसके रचयिता कौन थे, उसके रचयिता थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन हमारा जो राष्ट्रगीत है उस राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप ये दोनों ही फैक्ट याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। वहां मैचिंग वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है और राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, और आपको वहां कंफ्यूजन हो जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी किसके थे और बंकिम चंद्र चटर्जी जी किसके थे। तो आप इसमें कंफ्यूजन किसी भी तरह से नहीं करेंगे, आप चाहे जैसे इसको याद कर लेंगे कि राष्ट्रगान जो हमारा है, जो हमारा नेशनल एंथम है, उसके रचयिता दोस्तों कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और जो हमारा राष्ट्रगीत है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसके रचयिता कौन है दोस्तों, उसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप ये दोनों ही नाम याद रखेंगे। देखिए इसको भी कब अपनाया गया था दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को। तो आप ये, आपके लिए एक चीज बहुत आसान हो गया। अभी आपने पढ़ा है कि 1950 में, यानी 1950 में 24 जनवरी 1950 को दोस्तों अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था, यानी जो नेशनल एंथम है दोस्तों उसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है दोस्तों, इसको भी कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। तो आप दोनों ही फैक्ट याद रखेंगे कि 1950 में, यानी 1950 में दोनों ही चीजों को अपनाया गया था। तो आपके लिए एक चीज आसान करना हो गया ना, याद करना कि 1950 में क्या क्या अपनाया गया था। और इससे पहले आपने जो वीडियो पढ़ा है दोस्तों, आपने पढ़ा है कि जो हमारा पूछा जाता था ना, हमने राज चिन्ह के बारे में पढ़ा था कि राज चिन्ह को कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी को अपनाया गया था, 2 दिन बाद अपनाया गया था। तो आप ये सारे बेसिक फैक्ट याद रखेंगे कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था और राष्ट्रगीत, तो दोनों याद करना आपके लिए आसान हो गया है कि दोनों दोस्तों कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगान भी और राष्ट्रगीत भी। इसका दोस्तों जो पहला गायन होता कांग्रेस में कब होता है, 1896 में होता है दोस्तों, 1896 में होता है। अभी आपने पढ़ा था कि राष्ट्रगान का जो पहला गायन कब होता है दोस्तों, वह होता है 1911 में, यानी 1911 में। जो हमारा राष्ट्रीय गीत जो दोस्तों हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, इसका गायन कब किया गया था, तो यह किया गया था 1896 में, यानी 1896 में। तो आप ये दोनों ही बेसिक फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि इसको कब गाया गया था पहली बार और इसको पहली बार कब गाया था, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वहां 1896 दे देगा उसके आगे और इसके आगे 1911 दे देगा, तो आप वहां गलती कर जाएंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें, गलती नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है दोस्तों, वह है गंगा। इसको कब घोषित किया गया था, तो 2008 में। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछा गया कि राष्ट्रीय नदी
जो गंगा है उसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 2008 में। आप ये याद रखिएगा, वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग के बारे में, यानी हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो राष्ट्रीय पंचांग से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको भी देख लीजिए ताकि आप सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएं। तो देखिए जो राष्ट्रीय पंचांग है, ये राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों किस पर आधारित है? यह शक संवत पर आधारित है। तो आप इसको याद रखेंगे कि राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ है। तो यानी जो राष्ट्रीय पंचांग हमारा जो दोस्तों किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि शक संवत कब स्टार्ट किया गया था और इस शक संवत को किसने स्टार्ट किया था। आप अभी यहाँ इतना याद रखिए कि हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वह राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसको मर्ज रखा गया है। जो आपका जो आप वर्तमान में कैलेंडर देख रहे हैं ना, यह शक संवत पर ही बेस्ड है। जैसे आप देखते हैं ना, जो हमारा इंडियन कैलेंडर है जो चैत्र मास ये वाला जो शुरू होता है, और आप इधर देखते हैं जनवरी फरवरी मार्च, ये जो है एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसको मर्ज किया गया है। तो आप ये याद रखेंगे राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। और आपसे पूछा जाता है कि इस राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय पंचांग का मतलब दोस्तों वही कैलेंडर। अब इसको ऐसे सिंपली समझ लीजिए, जो हमारा कैलेंडर होता है, राष्ट्रीय पंचांग के मतलब आप ऐसे समझ लेंगे जो कैलेंडर हमारा, इसी की बात की जा रही है। तो इसको कब अपनाया गया था दोस्तों? देखिए इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे कि राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था, तो इसको अपनाएगा 1957 में, यानी 1957 में अपनाया गया था 22 मार्च को। तो आप ये फैक्ट बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे कि राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था दोस्तों 1957 में, यानी 1957 में 22 मार्च को इसको अपनाया गया था। तो आप इसकी गलती कभी भी नहीं करेंगे कि इसको कब अपनाया गया था। आपने अभी देखा था ना दोस्तों कि मैंने अभी आपसे बताया था। देखिए हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग के तहत जो हमारा पहला माह क्या होता है, वह होता है चैत्र का, और जो अंतिम माह होता है वह होता है फागुन का। तो आप इसको याद रखेंगे। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है, जो हमको कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा जनवरी फरवरी, हम ऐसे इसको जनवरी फरवरी मार्च में बोलते हैं, लेकिन अगर हम शक संवत के आधार, जो हमारे ये शक संवत पर बेस्ड है, इसको अगर हम अपने राष्ट्रीय उसमें देखें, भारतीय के हिसाब से देखें, तो स्टार्ट कब होता है? वो चैत्र से स्टार्ट होता है। यानी इसका जो पहला माह होता है, यानी जो प्रथम माह होता है वह चैत्र होता है, और इसका अंतिम माह क्या होता है दोस्तों? फागुन होता है। जैसे आप देखते हैं ये जो एक कैलेंडर है ग्रेगोरियन वाला, इसका पहला माह आप देखते हैं जनवरी है और अंतिम माह दिसंबर है। इसी तरह जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, इसका पहला माह क्या होता है? चैत्र होता है, और जो अंतिम माह होता है फागुन होता है। यह भी आपसे पूछ लिया गया है कि राष्ट्रीय पंचांग के आधार पर प्रथम माह निम्नलिखित में से कौन होता है? 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और उसमें गलती हो जाती है। और इस तरह का भी पूछा गया कि राष्ट्रीय पंचांग के आधार पर निम्नलिखित में से अंतिम माह कौन है? तो आप दोनों ही याद रखेंगे कि पहला माह क्या है? चैत्र है, और अंतिम माह क्या है दोस्तों? वह है फागुन। तो आप इसमें बिल्कुल ही गलती नहीं करेंगे कि राष्ट्रीय पंचांग में पहला माह कौन सा है और अंतिम माह कौन सा है, ताकि आपसे किसी भी तरह से गलती ना हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपना जो अन्य राष्ट्रीय प्रतीक है उसके बारे में। वैसे भी आप सब पहले से जानते होंगे, लेकिन हम बस यहाँ एक झलक के रूप में देख लेते हैं कि हमारा जो अन्य राष्ट्रीय प्रतीक है उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है या क्या है। अगर आपको नहीं भी पता हो, लेकिन ऐसे तो सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं। जैसे आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय पशु क्या है? वह बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वह मोर है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? वह कमल है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? वह हाथी है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? वह डॉल्फिन है। राष्ट्रीय फल क्या है? वह आम है। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? वह रुपया है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो वह है बरगद। तो आपने ये सब पहले से जानते हैं, बस यहाँ थोड़ा सा आप गौर कर लीजिएगा। अगर बात की जाए राष्ट्रीय पशु की, तो देखिए राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, लेकिन अगर बात कर दिया जाए राष्ट्रीय विरासत पशु की, तो वह है हाथी। बस आप यहाँ ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा कि अगर आपसे बात कर ली जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, आप इस शब्दों पे गौर करिएगा, केवल राष्ट्रीय पशु की बात करता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप बाघ वाले ऑप्शन को सही करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है राष्ट्रीय विरासत पशु, इस शब्द को याद रखिएगा, विरासत पशु, अगर विरासत पशु की बात करता है तो क्या है? हाथी है। इसमें आप गलती नहीं करेंगे। बाकी मोर, कमल, आम, रुपया और राष्ट्रीय जलीय जीव अगर किसी को नहीं पता दोस्तों, तो आप इसको भी याद रखेंगे कि राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? वह डॉल्फिन है। तो आपने सारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में वैसे सब लोगों को पहले से भी पता होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता होगा वो बहुत अच्छे से इसको
याद कर लेंगे और समझ लेंगे कि क्या राष्ट्रीय पशु है और क्या राष्ट्रीय पंचांग के बारे में क्या क्वेश्चन हमको याद रखना है, राष्ट्रीय गीत हमको कैसे याद रखना, क्या पूछा जाता है, और राष्ट्रीय गान से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये सारे फैक्ट दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपसे एग्जाम में किसी भी तरह की गलती ना हो। अब हम बात करने वाले दोस्तों हमारी जो क्षेत्रीय परिषद होती है, आप जानते हैं ना 5 तरह की क्षेत्रीय परिषद है। इन क्षेत्रीय परिषदों का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय, इससे बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तरफ दे दिया जाता है क्षेत्रीय परिषद और उधर दे देता है मैचिंग वाले ऑप्शन में। यहाँ 4 क्षेत्रीय परिषदों के नाम दे देंगे, इधर हेडक्वार्टर के नाम दे देंगे और दे देता कि आप मैच करिए कि किसका कौन सा सही है। और इसमें बहुत बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि हमको याद ही नहीं होता है और हम बार बार इसको देखे भी नहीं होते हैं। तो इसलिए आप देख लीजिए कि जो क्षेत्रीय परिषद है, इन क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, जो अगर हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, तो देखिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, वह है कोलकाता में। 5 तरह की क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो आप इन 5 तरह की क्षेत्रीय परिषदों में अगर आपसे पूछा जाए कि जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, यानी जो हमारा ईस्टर्न रीजनल काउंसिल है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अगर आपसे पूछा जाए ईस्टर्न रीजनल काउंसिल यानी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वहाँ है मुंबई में। तो अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद यानी वेस्टर्न रीजनल काउंसिल, इसको बोला जाता है दोस्तों वेस्टर्न रीजनल काउंसिल। तो अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा दोस्तों, मुख्यालय वह पड़ेगा मुंबई में। तो पूर्वी का कोलकाता में और पश्चिमी का मुंबई में। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों है नई दिल्ली में यानी न्यू दिल्ली में। तो अगर आपसे पूछा जाए नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल यानी जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, इस उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है दोस्तों, नई दिल्ली में पड़ता है, न्यू दिल्ली में पड़ता है। इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की, यानी जो हमारा सदर्न रीजनल काउंसिल है, वह कहाँ पड़ता है, तो वह पड़ता है चेन्नई में। तो आप इसको भी याद रखिएगा, जो हमारा सदर्न रीजनल काउंसिल है वह कहाँ पर है, चेन्नई में। तो आपने देखा दोस्तों जो हमारा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है वह उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसी तरह दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। और इसी तरह एक और पूछा जाता है दोस्तों, जो हमारा 5वां है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है, तो वह है प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, जो हमारा मध्य क्षेत्रीय परिषद है, अगर इससे पूछा जाए कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां है, तो वह है प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में। तो यह पांचों के पांचों आप क्षेत्रीय परिषद याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और अक्सर एग्जाम में गलती हो जाती है। पूर्वी यानी ईस्टर्न, पश्चिमी यानी वेस्टर्न, मध्य यानी सेंट्रल। यानी इसकी बात अगर हम पूछ करें दोस्तों कि जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है यानी सेंट्रल रीजनल काउंसिल कहाँ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में। उत्तरी मतलब नॉर्दर्न और दक्षिणी मतलब होता है दोस्तों सदर्न। तो आप ये सब याद रखेंगे कि पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी और दक्षिणी यानी पांचों के पांचों हेडक्वार्टर कहाँ है। आप इसका कैसे मैप बना लेंगे और उसमें आप खुद दर्शा लेंगे कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर पड़ता है, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको मैप भी दिमाग में हो और आप पता भी हो इसका फैक्ट भी कि इसका मूल हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय जो कुछ प्रमुख रियासतें थी जिनका भारत में विलय किया गया था वह किस आधार पे हुआ था, तो आप उसको भी देख लीजिए। जो उस समय की रियासतें होती थी उनका जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो किस तरह उनका भारत में विलय किया गया, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इसका विलय कैसे हुआ था। तो देखिए, अगर आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था वह एक विलय पत्र के द्वारा हुआ था। वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उस विलय पत्र के द्वारा हुआ। मैं आगे आपको जम्मू कश्मीर जब पढ़ाऊंगा कि जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या था और कैसे अभी केंद्र सरकार ने इसके प्रावधान को बदल के इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, तो इसका मैं एक पूरा ओवरव्यू आपको बढ़िया से बताऊंगा। आप अभी यहाँ इतना याद रखिए कि जम्मू कश्मीर को कैसे विलय किया गया था, तो विलय पत्र के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 26 अक्टूबर 1947 को। तो आप ये बस फैक्ट यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर का जो विलय किया गया था वह एक विलय पत्र के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 26 अक्टूबर 1947 को, यानी 1947 में किया गया था 26 अक्टूबर को। इसी तरह अगर एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि हैदराबाद का विलय कैसे किया गया था, तो देखिए हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी और इसी पुलिस कार्रवाई को दोस्तों ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद रियासत का विलय कैसे हुआ था, तो एक पुलिस कार्रवाई के द्वारा हुआ था। वहां पर पुलिस ने एक्शन लिया था और इस एक्शन को दोस्तों नाम किया गया था ऑपरेशन पोलो। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन
पोलो किससे संबंधित है, तो वह हैदराबाद से संबंधित। हैदराबाद का जो विलय है इसी पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया था 1948 में 17 सितंबर को, यानी 1948 में जो हैदराबाद का विलय कर दिया जाता है पुलिस कार्रवाई के द्वारा। उस पुलिस कार्रवाई का नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। तो आप इसको यहां ऐसे ही याद रखेंगे। इसी तरह हम देखते हैं दोस्तों जूनागढ़ की अगर हम बात करें तो जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ, तो देखिए जूनागढ़ के लिए एक अलग अलग स्टेप चलता था। कुछ बातें 1947 नवंबर में हुई और कुछ बातें फरवरी 1948 में होती हैं और कुछ बातें जनवरी 1949 में होती है। तो देखिए जूनागढ़ के अगर विलय की बात करें तो नवंबर 1947 में क्या होता कि भारत सरकार का जो नियंत्रण था नवाब की परिषद के अनुरोध पर किया गया। यानी जूनागढ़ पे क्या हुआ कि भारत सरकार ने अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया जो नवाब की काउंसिल थी उसके अनुरोध पे। उसके बाद दोस्तों वहां क्या होता है, जनमत संग्रह कराया जाता है। उसके बाद सौराष्ट्र को क्या होता है आगे चल के इसमें विलय कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों हैदराबाद वाली बात है, जम्मू कश्मीर की जो ये फैक्ट दिया गया है, और ये जो जूनागढ़ है, तीनों का कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमको बनाना पड़ेगा, लगभग आधे एक घंटे की क्लास होगी। तो हम वहां इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर का कैसे विलय किया गया था, हैदराबाद का कैसे किया गया था और जूनागढ़ का। बस आप अभी यहाँ इतना याद रखें कि जम्मू कश्मीर का एक विलय पत्र के द्वारा हुआ था, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी और जूनागढ़ में दोस्तों कुछ जनमत संग्रह भी हुआ था। तो आप अभी यहाँ याद रखिए, हम एक सेपरेट वीडियो इसको बनाएंगे कि जो भारतीय रियासतें थी उस समय, जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों को कैसे शामिल किया गया था, क्या क्या प्रावधान किए गए थे, किस तरह से कौन से एक्शन लेने पड़े थे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो वहाँ हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यहाँ आपको जो राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताया गया है आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पंचांग क्या है और जो 5 तरह की क्षेत्रीय परिषदें हैं, जो रीजनल काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए जो हमारा अगला वीडियो होगा, अब भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद दिया गया है हम वहाँ से पढ़ेंगे कि कितने भाग हैं। इस भाग के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं, इस भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद रखे गए हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा वीडियो इस पर बनेगा। तो अभी तक के बस यहाँ तक आप चीज़ें याद रखिए कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें, रिविजन करते रहें, बाकी अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहें ताकि आपको एग्जाम में पहुँचने से पहले आसानी रहे। तो चलते चलते दोस्तों बस आप सबसे एक छोटा सा उम्मीद है कि आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रामा, आप इस YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो स्टडी विथ रामा YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उन तक वीडियो पहुंचा देंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों कि जो इंडियन पॉलिटी का लेक्चर है ये लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद डियर फ्रेंड।